बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेत खलियान कुशल किसान मेहनत से बनाते हैं अपनी पहचान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी मेहनती किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं नमिता। सबसे पहले देखेंगे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है श्री अन्न योजना। अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को जोड़ा जाएगा प्राकृतिक खेती से। गर्मा भिंडी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद अर्का अनामिका। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना शुरू की है। इसके जरिए देश भर में मोटे अनाज के उत्पादन और खपत को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए हैदराबाद के भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान को वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा। इससे झारखंड में मड़ुआ, गोदली, रामदाना, कोदो जैसी फसल की खेती को बढ़ावा मिलेगा। पिछले दिनों वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पेश किए गए बजट में प्राकृतिक खेती पर जोर दिया गया है। कीटनाशकों के बढ़ते चलन और उसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। किसान भाइयों, आप सब्जी फसलों में ग्रीष्मकालीन खेती करने जा रहे हैं तो गुणवत्तापूर्ण अनाज के लिए प्लास्टिक मल्चिंग करें। इससे लागत में कमी आएगी और उपज अच्छी होगी। प्लास्टिक मल्चिंग करने से पौधे को आवश्यक तापमान और नमी मिलती है। इससे पौधे की तेजी से बढ़वार होती है। साथ ही कीट रोग और खरपतवार लगने की संभावना नहीं के बराबर हो जाती है। इससे कीट रोग और खरपतवार नियंत्रण पर होने वाले दवाइयों के खर्च में बचत होती है। साथ ही 20 से 30% उपज में भी वृद्धि होती है। किसान भाई, आप यदि गर्मा भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो अभी से लेकर पूरे मार्च महीने तक फसल लगा सकते हैं। गर्मा भिंडी के बेहतर उत्पादन के लिए किन उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें, आइए इस संबंध में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। गर्मा भिंडी में जो प्रभेद हम लोग के लिए यहाँ के लिए अनुशंसित है, वो सबसे जो लोकप्रिय वैरायटी है वो अर्का अनामिका है। अर्का अनामिका, अर्का अभय, वर्षा उपहार करके एक बहुत अच्छी किस्म है। इसके अलावा पंजाब 7, पूसा A4 और परभनी क्रांति, ये कुछ किस्में हैं, उन्नत किस्में हैं जो कि पीत चितेरी रोग से प्रतिरोधी है और 8 से लेकर 15 टन तक इनकी उत्पादन क्षमता है। 50 से 55 दिन पर पहली तुड़ाई इनकी आंकी गई है। राज्य के किसान दवा छिड़काव के लिए नैपसेक स्प्रेयर नामक कृषि यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। ये पीतल, प्लास्टिक या सफ़ेद चादर का बना होता है। इसमें हवा का दबाव नहीं बनता है। दवा छिड़कने के लिए लगातार पंप लीवर को चलाना पड़ता है। इसकी कार्यक्षमता 0.4 हेक्टेयर प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे गोभी वर्गीय फसलों में वयस्क लार्वा कीटों की रोकथाम कैसे करें। किसान भाई, फूल गोभी या पत्ता गोभी में पत्ती खाने वाले वयस्क लार्वा कीड़े लग जाएं तो उन्हें पौधे से निकालकर इकट्ठा कर लें और खेत से दूर ले जाकर नष्ट कर दें। इसके अलावे इन कीटों के नियंत्रण के लिए जहरीला चारा भी तैयार कर सकते हैं। जहरीला चारा के लिए 10 किलो गेहूं या चावल को 2 किलो गुड़ और मिथोमिल दवा के साथ मिलाकर मिश्रण तैयार करें। इसे 250-250 ग्राम की मात्रा में बांटकर खेत के अलग अलग हिस्सों में रख दें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां खेती बाड़ी से जुड़ी ढेरों जानकारी आपने ली। मंडी का भाव, मौसम का मिजाज, नीति, तकनीक, उपकरण के बारे में जाना और भी बहुत सारी बातें आपके साथ यूं ही करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं ये छोटा सा विराम। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। वर्तमान समय में रोजगार की तलाश में जहां हमारे ग्रामीण युवा पलायन कर रहे हैं, वहीं चतरा जिले के सदर ब्लॉक निवासी नरेंद्र जी ने समेकित कृषि अपनाई है और अपनी एक अलग पहचान बना ली है। उन्होंने मत्स्य पालन, मशरूम उत्पादन, बागवानी और साथ ही साथ केचुआ खाद बनाने की यूनिट तैयार कर ली है। वो न सिर्फ अपना बल्कि स्थानीय महिलाओं को भी रोजगार दे रहे हैं और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इनके बारे में आपको विस्तार से दिखाते हैं। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। जो लोग अपने कदमों से आसमान तक नापने का हौसला रखते हैं, सफलता स्वयं उनके कदम चूमती है। कुछ ऐसे ही हौसलों के दम पर झारखंड राज्य के चतरा जिला अंतर्गत सोनबिघा ग्राम निवासी नरेंद्र कुमार सिंह ने आज खेती किसानी की दुनिया में
सफलता का परचम लहराया है। पेशे से सहायक शिक्षक नरेंद्र कुमार सिंह ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने पेड़ों में फल उगाए हैं। ये जिस क्षेत्र में खेती कर रहे हैं वो पूरा का पूरा क्षेत्र पठारी है और चट्टानों से भरा पड़ा है। इन सब के बावजूद उन्होंने तकनीकों का सहारा लेकर अपने इस पथरीले क्षेत्र में बागवानी का एक सफल उदाहरण स्थापित किया है। वो अपने परिवार और कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से इस भूमि पर तरबूज, पपीता, नींबू तथा आम आदि सभी की खेती कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके पास एक तालाब भी है जिसमें वो मछली पालन का कार्य कर रहे हैं। इन सब के अलावा वो मशरूम की भी खेती कर रहे हैं तथा उसका अचार आदि बनाकर उसका मूल्य संवर्धन कर रहे हैं। इस तरह से समेकित कृषि अपनाकर वो साल में अपनी 4.5 एकड़ की भूमि से 15 लाख रुपए तक की आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी खेती किसानी में इनकी सफलता आज इलाके में लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई है। ये नरेंद्र कुमार सिंह जी जो है सोनबिगहा गांव चतरा प्रखंड के चतरा जिला के निवासी हैं और ये बेसिकली पारा शिक्षक हैं, स्कूल में सहायक शिक्षक हैं और ये अपने पूरे परिवार को मोटिवेट करके, खास करके इनकी पत्नी, इनका भतीजा, भाई लोग सब मिल के इस खेती को बढ़ावा दिए हैं। इसमें मुख्य रूप से ये अपने परिवार के लिए अपने खुद मार्गदर्शन में, अब इनकी पत्नी और इनके भतीजा के मार्गदर्शन में ये पूरा काम हो रहा है। ये अपने परिवार के स्वरोजगार के लिए कृषि को एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में विकसित किए हैं। इनके पास मशरूम उत्पादन, बागवानी, गर्मी के दिनों में तरबूजा की खेती, ये बेमौसमी जो कैश क्रॉप जिसको बोलते हैं उसकी खेती महत्वपूर्ण रूप से ये करते हैं। ये इतने कर्मठ हैं इनके परिवार के लोग कि देखिए ये पहाड़ पर भी मतलब इसका कैसे यूज हो सकता है, ये एक मॉडल है। अगर इसको झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये तकनीक के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के सहयोग से इस पहाड़ को भी मतलब कैसे उपयोग किया जाए कृषि के लिए, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। नरेंद्र कुमार सिंह एक शिक्षित व्यक्ति हैं। उन्हें इस बात की पूरी समझ है कि चट्टान के किनारे की मिट्टी सामान्य मिट्टी से ज्यादा उपजाऊ होती है। अपनी मिट्टी की इन्हीं खूबियों को पहचानते हुए इन्होंने चट्टान के किनारे पपीता, आम, नींबू आदि के पेड़ लगाए हैं। हालांकि जब इन्होंने अपनी पथरीली भूमि पर इसकी शुरुआत की थी तो उन्हें लोगों की हंसी का पात्र भी बनना पड़ा था। फिर भी उन्होंने अपने दिलो दिमाग की बात सुनी और एक सफल बागवानी का उदाहरण स्थापित किया। इसमें हम पपीता का पेड़ लगाए हुए हैं, नींबू का पेड़ लगाए हुए हैं, आम के पेड़ लगाए हुए हैं। और अगर जब पत्थर है और बीच में मिट्टी है तो वो पेड़ में ज़्यादा उसमें मिट्टी में ज़्यादा पोषक तत्व तो मिलता है। और जो पत्थर के किनारे किनारे ज़मीन है वहाँ आप अगर जो लगाइएगा तो जितना सक्सेस आपका पेड़ होगा वो प्लेन मिट्टी में नहीं होगा। आप कोई भी यहाँ पेड़ देखिएगा तो ये नींबू मेरा 2.5 साल के है और फल 6 महीना पहले से आना शुरू हो गया है। पपीता भी सामने देख रहे हैं 10-12 फला हुआ है, जबकि ये मात्र 5 से 6 महीना के है पपीता। तो पत्थर के अगर पथरीला भी ज़मीन है उसमें आप चाहिएगा तो बहुत अच्छा से खेती हो सकता है। और झारखंड खासकर बहुत ऐसे जगह है जो पत्थर का समस्या है, वहाँ अगर जब बागवानी लगा दे आदमी तो बहुत अच्छा पैसा कमाएगा। चतरा जिला जिसे लोग वर्षा आश्रित खेती के लिए जानते हैं, एक फसलीय खेती के लिए जानते हैं, वहां नरेंद्र कुमार सिंह ने विविध फसलों का उत्पादन करके लोगों की आंखें खोल दी हैं। उन्होंने सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए एक तालाब का निर्माण किया है। इससे वो खेती तो करते ही हैं, साथ ही साथ इसमें वो मछली पालन भी करते हैं। यहाँ व्यवस्था है, पानी का यहाँ स्रोत है, अच्छा है। खेती अगर जो करना आदमी चाहेगा तो चतरा में ऐसे भी मिट्टी भी यहाँ का उपजाऊ है, खेती करने के लिए यहाँ किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं है। मेरा तालाब है, उसी से हम सालों भर कर लेते हैं। तालाब से केवल सिंचाई है या तालाब से मछली भी पालन करते हैं। ये मछली से भी 70-80 हज़ार रुपया आ जाता है। नरेंद्र कुमार सिंह तरबूज की भी खेती कर रहे हैं। वो ये अच्छी तरह से समझते हैं कि यदि इस फसल से आमदनी लेनी है तो इसे अप्रैल मई तक बाजार में लाना ही होगा। इसके लिए वो इसकी तकनीक आधारित खेती करते हैं। इन्होंने खुद अपने हाथों से इसके लिए पॉली हाउस का निर्माण भी किया है। इसकी वजह से इनकी फसल समय से पहले बाजार में आ जाती है। उस समय उसकी कीमत भी अधिक होती है। खेती में जिसको जानकारी हो गया है वो नौकरी से ज़्यादा इसमें पैसा है।
आप अगर ये तरबूज ही ले लीजिएगा तो एक पेड़ से आपको 200 रुपया आएगा। और अगर जो 1000 अगर जो हम तरबूज लगाए हैं 6 कट्ठा में तो कितना हो गया, 2 लाख रुपया आ गया। 2 लाख रुपया हम कमा गए 3 से 4 महीना में। अब मात्र हमको पूंजी लगा 10-12 हज़ार रुपया, उतना भी नहीं लगेगा, पूरा लेबर भी जोड़ेंगे तो उतना ही लगेगा। 10,000 रुपया लगाने से हम 2 लाख रुपया कमा जा रहे हैं। लेकिन इसका टेक्निक पता नहीं है। तरबूज यहाँ तब निकलेगा झारखंड में जब 10 रुपये 5 रुपये पीस हो जाएगा। अप्रैल मई में ही इसका रेट है, लेकिन यहाँ झारखंड में निकलता है जून जुलाई में। उस समय रेट हो जाएगा 5 रुपये पीस और किसान को घाटा होता है। किसान के अगर जो सुविधा सरकार नहीं दे रही है तो आप उसमें छोटा सा पॉली हाउस बना लीजिए, 100 रुपया लगेगा। 100 रुपया में पॉली हाउस हम खुद बना लेंगे नर्सरी के लिए। और टेम्परेचर अभी का क्या टेम्परेचर हो गया, दिन का टेम्परेचर अभी 25 डिग्री हो गया, आप रोप देंगे, अभी रोप दिए हम। नरेंद्र कुमार सिंह बताते हैं कि उन्हें इन तकनीकों की सारी जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिकों से मिलती है। उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलकर उनके लिए ऐसी खेती संभव हो पा रही है। इसकी जानकारी मेरा डॉक्टर सुदर्शन मौर्य वैज्ञानिक हैं जो वाराणसी, पहले झारखंड पलांडू में थे, अभी वो चल गए हैं वाराणसी, हल्का वो देते रहते हैं। एक हैं प्रशांत सर हैं जो हजारीबाग के हैं KVK के, वो और धर्मा सर भी यहाँ के हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। नरेंद्र कुमार सिंह ने पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स किया है। इन्हें 2 वर्ष के टीचर ट्रेनिंग का भी अनुभव है। इनका खेती की तरफ रुझान इसलिए हुआ क्योंकि इनका मानना है कि इसमें नौकरी से ज्यादा आमदनी है। इन्होंने अपनी भूमि पर केले की फसल लगाई है। इससे न सिर्फ उन्हें आर्थिक लाभ पहुंचता है बल्कि इससे उनकी भूमि की उपज क्षमता भी बढ़ जाती है। हाँ, मेरी शैक्षणिक योग्यता में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किए हुए हैं और 2 साल का टीचर ट्रेनिंग का भी अनुभव है। खेती में अगर जो अच्छा सफलतापूर्वक अगर जो काम कीजिएगा तो इसमें ज़्यादा कमाई है। जैसे मान लीजिए केला का पेड़ एक बार लगाने के बाद आपको 4 से 5 साल मुफ्त में मिलेगा। ना ही इसमें दवा देना है, ना ही इसमें खाद देना है। और केला के बागान लगाने से आपका मिट्टी जो है वो ज़मीन का उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। इसकी जानकारी हमको डॉक्टर सुदर्शन मौर्य ने बताए थे और एगो कृषि विज्ञान केंद्र तपेज के झा सर हैं, वो बताए थे कि बिहार में केला का खेती होता है तो कमाई बहुत अच्छा होता है। तो वही छोटा प्रयोग करके हम देखते हैं, बड़ा प्रयोग कभी नहीं करते हैं, हम छोटा प्रयोग करके देखते हैं। 100 पेड़ लगाए थे, 100 पेड़ में देखे रिजल्ट बहुत अच्छा आया तो फिर हम उसको बढ़ा दिए। नरेंद्र कुमार सिंह अपनी आमदनी में वृद्धि करने के लिए सिर्फ फलों की ही खेती नहीं कर रहे हैं बल्कि वो मशरूम की भी खेती कर रहे हैं। वो मौसम के अनुसार मशरूम के विभिन्न प्रकार की फसलें अपने फार्म में उगाते हैं। उन्हें इसके लिए बाजार ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, लोग इनके फार्म से ही इसे खरीद कर ले जाते हैं। हाँ, मशरूम का भी खेती इसमें बढ़ा दी है। मशरूम अभी बटन मशरूम लगाए थे, बटन मशरूम के बाद अभी वेस्टर लगा रहे हैं। ये मार्च में मिल्की लगा देंगे क्योंकि हम सीजन के अनुसार चलते हैं। बहुत अच्छा मार्केट घर से ले जाता है, मार्केट घर से ले जाता है। मार्केट के लिए कोई प्रॉब्लम मशरूम में नहीं होता है, सिर्फ आपको मशरूम अच्छा होना चाहिए। हाँ, सीजन इसका है, बटन है कि नवंबर से लेकर जनवरी तक चलता है बटन, फिर फरवरी मार्च में आप लगा दीजिए वेस्टर, और मार्च से लेकर के अप्रैल से लेकर के नवंबर तक आपको मिल्की चलेगा। मिल्की मशरूम खाने में बहुत अच्छा है। वो मशरूम की खेती में बड़ी सावधानी बरतते हैं। वो इसके लिए स्पॉन के चयन में किसी तरह का समझौता नहीं करते बल्कि गुणवत्तापूर्ण स्पॉन का चयन करके ही उसकी खेती करते हैं। यही वजह है कि इनकी मशरूम की खेती आज सफल हो पाई है। उसका स्पॉन अगर जो सही मिलेगा तभी आप मशरूम सफलतापूर्वक उठा सकते हैं। यहाँ पर वो प्रॉब्लम आदमी के स्पॉन पहचानने में हो जाता है। मार्केट में स्पॉन खराब स्पॉन रहता है, जो उसको बिक देना चाहिए उसको बेच देता है कम दाम में, और वहीं आदमी मार खा जाता है। 1 बार 2 बार मार खाया, खेती करना बंद कर देता है। नरेंद्र कुमार सिंह आज खेती में सफल हो रहे हैं तो उसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि वो खेती के एक व्यवसाय पर निर्भर नहीं है। वो मशरूम की खेती के साथ साथ उसका अचार बनाकर उसका मूल्य संवर्धन कर उसे बाजार में अच्छी कीमत पर बेचना भी जानते हैं। जो पैसा यहाँ से शहर जाने को चतरा जाते तब मिलता, वही पैसा हम यहाँ भी मजदूरी दे रहे हैं। और अगर जो बढ़ा कुछ और तो और इसको बढ़ा देंगे और लेबर बढ़ा देंगे। मशरूम के अलावा नरेंद्र कुमार सिंह वर्मी कंपोस्ट का भी उत्पादन कर रहे हैं। इन्होंने इसकी शुरुआत अपनी खेती में उपयोग के लिए की थी। जब उन्हें इसमें सफलता मिल गई तो अन्य लोगों को रोजगार देने तथा खुद की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से इसका विस्तार किया।
नहीं, अपने खेती में पहले यूज किए। पहले उसको हम अपने खेती में प्रयोग करके देख लिए। पहले 5 बेड हम लगाए थे, वो 5 हम बिक्री नहीं किए, उसको अपने खेती में यूज किए। DAP, यूरिया, पोटास है, वो तीनों से आपको ज़्यादा इसमें ताकत है। आप सिर्फ जैविक खाद दीजिएगा तो कोई खाद के आपको ज़रूरी नहीं पड़ेगा। जो इतना महंगा जो खाद मार्केट से आदमी लेके कर रहा है, वो जैविक खाद के सामने बहुत कम है। ये वर्मी कंपोस्ट का निर्माण अपने फार्म के अवशेषों तथा गोबर आदि मिलाकर करते हैं। इसमें उन्हें किसी तरह का खर्च नहीं आता, अतः ये इन्हें ज्यादा मुनाफा दे जाता है। इसमें नया है ना कि हम उसमें पहले क्या करते हैं, केला के पत्ता हो गया, सरसों का भूसा हो गया, मेरा मशरूम, ओएस्टर और जो मिल्की लगाते हैं उसका कंपोस्ट का नीचे तह में डालते हैं। उसके बाद उसमें हम क्या करते हैं, केचुआ डालते हैं, ऊपर से गोबर डालते हैं। उसमें क्या होता है कि पूरा उसमें मात्रा जो ताकत उसका है वो पूरा बढ़ जाता है। और केचुआ को खाने के लिए हमको बढ़ाने के लिए बेसन और गुड़ देना पड़ता है, लेकिन जब ओएस्टर मशरूम का इसमें कंपोस्ट जब हम डालते हैं तो उसमें हमको नहीं देना पड़ता है। नरेंद्र कुमार सिंह अपनी नौकरी का दायित्व निभाते हुए भी अपनी खेती सफलतापूर्वक कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण उनके साथ जुड़े लोगों का सहयोग है। इन्होंने उन्हें इस तरह से प्रशिक्षित किया है कि वे इनकी गैर मौजूदगी में भी अच्छे से खेती का पूरा काम संभाल लेते हैं। सुबह के टाइम में रहता है, नौकरी के पहले इधर कर लेते हैं अपना। मेरा स्टाफ भी है जिसको हम ट्रेन कर दिए हैं। जैसे वो सब को बताना नहीं पड़ता है कि मशरूम में कितना पानी छिड़कना है, उसमें दाना कैसे डालना है, तो हमको नहीं करना पड़ता है। 1 बार 2 बार 3 बार बताते हैं, उसके बाद वो सब हो जाता है। लेबर चेंज नहीं करते हैं। नरेंद्र कुमार सिंह आज खुद तो एक सफल किसान की श्रेणी में आ ही गए हैं, लेकिन अभी भी इनका इरादा इस यात्रा को और आगे बढ़ाने का है। वो अपने मशरूम तथा वर्मी कंपोस्ट के व्यवसाय का पंजीकरण कराकर उसे वृहत रूप देना चाहते हैं। देखिए, एक बिजनेस एक काम करने से प्रॉफिट नहीं होता है। जैसे अगर जो हम मशरूम उठा रहे हैं, सिर्फ ये सोचेंगे मशरूम बेच के ही पैसा कमा लें, वैसी बात नहीं। मशरूम के खेती करने के बाद में जो हमको कंपोस्ट बच गया, उससे आप जैविक खाद बना लीजिए। जैविक खाद बनाने के बाद में हम सब बेच ही नहीं देंगे, उसके अपने यूज में भी कर लेंगे। जैविक खाद हम करके जो तरबूज अभी रोप रहे हैं, उसमें सिर्फ हम जैविक खाद ही डालेंगे। नरेंद्र कुमार सिंह को खेती में मिली सफलता का लाभ सिर्फ उन्हें ही नहीं मिल रहा, बल्कि उनके परिवार के साथ साथ उनसे जुड़ने वाले हर व्यक्ति को मिल रहा है। आज उनके नेतृत्व में मशरूम की खेती करने वाले 25 से 30 युवा वर्ष में 50 से 60 हजार रुपए की अतिरिक्त आमदनी कर लेते हैं। एक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से एक कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा आर्या प्रोजेक्ट, अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चल रहा है। उसके अंतर्गत ये मशरूम की खेती, हमारे यहाँ 3 कंपोनेंट है, एक मशरूम है, एक पिगरी है और एक सीड प्रोडक्शन है। उसमें ये मशरूम की खेती के लिए सबसे प्रगतिशील परिवार माना जाता है और इनके मार्गदर्शन में करीब करीब 20 से 25 रूरल यूथ, ग्रामीण युवा इस व्यवसाय से जुड़े हैं और करीब करीब साल में वो 50 से 60 हजार रुपया प्रति वर्ष अपने काम के अलावा इस मशरूम उत्पादन से वो आमदनी कमा रहे हैं, जिसका नेतृत्व नरेंद्र जी के द्वारा और इनके परिवार के द्वारा पूरा जिला में किया जा रहा है। निश्चित तौर पर नरेंद्र कुमार सिंह आज चतरा जिले में एक सफल किसान के रूप में स्थापित हो गए हैं, लेकिन उनकी सफलता के पीछे कृषि विज्ञान केंद्र का बहुत बड़ा योगदान है। ये उनके द्वारा दी गई तकनीकें और मार्गदर्शन ही है जिसकी वजह से इनके लिए ये सब कुछ संभव हो पाया। कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जो तकनीकी सहयोग होता है, आर्या परियोजना के अंतर्गत इनको मशरूम उत्पादन से हम लोग जोड़े और इनको एक आइडियल रिसोर्स पर्सन के रूप में भी हम लोग हमेशा मशरूम उत्पादन के लिए उपयोग करते हैं। वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन के लिए और मार्केटिंग के लिए इनको हम लोग वर्मी पीट उपलब्ध कराए, जिससे ये उत्पादन करते हैं। और जो भी बीच बीच में तकनीकी सहयोग की ज़रूरत इनको रहती है, कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा इनको उपलब्ध कराया जाता है। और साथ ही साथ ये भी कृषि विज्ञान केंद्र के लिए एक रिसोर्स पर्सन के रूप में हम लोग किसानों के बीच इनका उपयोग करते हैं। आज के दौर में यदि किसानों को आर्थिक रूप से सफल होना है तो उन्हें कृषि के एक आयामी स्वरूप पर निर्भरता छोड़नी होगी और उसकी जगह बहुआयामी कृषि अपनानी होगी। चतरा के नरेंद्र कुमार सिंह ने जिस तरह से मशरूम, बागवानी, मछली पालन तथा वर्मी कंपोस्ट के निर्माण को एक साथ अपनाकर अपनी कृषि को सफल बनाया है, वो इलाके में सफल कृषि का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसने उन्हें ऐसे सफल किसान की श्रेणी में ला खड़ा किया है जो पूरे क्षेत्र में अपनी आभा बिखेर रहा है।
देखा ना किसान भाई बहनों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कथन को सत्य कर दिखाया है नरेंद्र जी ने। ये पेशे से तो शिक्षक है, लेकिन वंशानुगत चलती आ रही कृषि कार्य में इन्होंने अपनी शिक्षा का पूरा योगदान दिया है। हमें पूरा विश्वास है कि इनके इस फीचर को देखकर आप भी कृषि कार्य में यूं ही लगन के साथ काम करेंगे और तरक्की करेंगे। समय हो गया है आपसे विदा लेने का। जाने से पहले आप हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए। जोहार।